हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मड्याल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पे। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश एनटीए पेपर 2 के तहत लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो यूनिट नंबर 9 है, उसके तहत एक और थ्योरी को एक्सप्लोर करते हैं जो कि है रशियन फॉर्मलिज्म। ठीक है, तो आप सब जानते हैं, एकदम टॉपिक पे आने से पहले मैं सबसे पहले जो नेम होता है हमारी थ्योरी का, उसी से ही आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। सो दोस्तों, रशियन फॉर्मलिज्म बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, रशियन एंड फॉर्मलिज्म। सो रशियन यानी कि ये थ्योरी रशिया में निकली है, एंड फॉर्मलिज्म यानी कि फॉर्मल वे से ये लैंग्वेज को पढ़ने में, लैंग्वेज को समझने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो रशियन फॉर्मलिज्म कहाँ पे निकली है थ्योरी, ये थ्योरी जो है रशिया में निकली है और ये फॉर्मल वे से लैंग्वेज को समझने में हमारी हेल्प करेगी। तो दिस इज समथिंग जो इसके नेम से मैंने आपको समझा दिया कि रशिया की है, रशिया से जुड़े हुए ही क्रिटिक किससे होंगे और वो लैंग्वेज को लेकर स्टडी करेंगे। अब आइए इससे संबंधित और ख़ास बातें देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जो थ्योरी दे वो थ्योरिस्ट, ठीक है, और जो रशियन फॉर्मलिज्म से जुड़े हुए पर्सन हैं वो हो गए हमारे फॉर्मलिस्ट। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने जितनी भी थ्योरी कराई हैं उससे जुड़े हुए पर्सन है वो मैं जनरली सबसे एंड में कराती हूँ, थ्योरी के एंड में, पर यहाँ पे मैं शुरू में करा रही हूँ। सो रशियन फॉर्मलिज्म से जो पर्सन जुड़े हैं वो कौन से हैं, रोमन जाकोब्सन, विक्टर स्क्लोवस्की, बोरिस तोमाशवसी, एंड बोरिस एचनबॉम। कौन कौन से हैं, आइए गुनगुना लेते हैं, जयकारा शेरा माता काली का लगाते हैं, इनको दिमाग में बिठाते हैं, सभी सीट की पेटियां बांध लें। रोमन जाकोब्सन, विक्टर स्लोवस्की, बोरिस तोमाशवेशी, बोरिस एचनबॉम। ठीक है, तो ये सारे नेम अगर आप ध्यान से देखें, रोमन जाकोब्सन, विक्टर स्क्लोवस्की, बोरिस तोमाशवेशी, बोरिस एचनबॉम, इंडियन तो नहीं लग रहे ना नेम, राम मोहन सीता नहीं है, और इंग्लिश भी नहीं लग रहे, जॉन ग्रीनी लिली भी नहीं है। ये सारे दोस्तों रशियन नेम है, क्योंकि रशियन फॉर्मलिज्म रशिया में निकली लैंग्वेज को लेकर थ्योरी है, तो ऑब्वियसली इससे जो संबंधित जो पर्सन है वो भी रशियन होंगे। तो ये सारे मेन पर्सन है, मेन फॉर्मलिस्ट हैं जो रशियन फॉर्मलिज्म से जुड़े हैं। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने मेन किया क्या था, इनका मेन काम क्या था। सो दोस्तों, ये बेसिकली थे इंटरेस्टेड इन हाउ लैंग्वेज फंक्शन। तो ये सारे बेसिकली इनका मेन फोकस क्या था, ये जानना चाहते थे कि बेसिकली लैंग्वेज फंक्शन कैसे करती है। यानी कि आप सब जानते हो बेटा, आप कोई भी लिटरेचर लिखो, पोइट्री, नॉवल, फिक्शन, आपको कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, कोई ना कोई भाषा चाहिए। तो वो भाषा कैसे काम करती है, कैसे हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कैसे लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग निकालते हैं। तो बहुत ही डीप लेवल पे इन्होंने बेसिकली लैंग्वेज को समझने की कोशिश की। लैंग्वेज जो है लिटरेचर का आधार है, कोई भी लिटरेचर, कोई भी साहित्य लैंग्वेज के बिना नहीं हो सकता। लैंग्वेज उसका फाउंडेशन है, आधार है। पर हाउ लैंग्वेज फंक्शन कैसे करती है, लैंग्वेज काम कैसे करती है, वो सारा इन्होंने देखा। तो अभी तक हमने देखे इससे जुड़े हुए पर्सन, रशियन पर्सन, और इसका मेन मोटिव। अब दोस्तों, आगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इससे जुड़े हुए, वो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से एक आधा मैंने पीछे भी आपको बताया है। तो रशियन फॉर्मलिज्म में सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, डेट इज डीफैमिलराइजेशन। ये मैंने पीछे भी एक थ्योरी में आपको कराया था, या जिसका दूसरा नाम हम देते हैं डी ऑटोमाइजेशन। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप, डीफैमिलराइजेशन कह लीजिए या कह लीजिए डी ऑटोमाइजेशन। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पीछे एक जगह मैंने डीफैमिलराइजेशन आपको बताई थी। फैमिलराइज होता है जब आप किसी से फैमिलराइज हैं, आप किसी चीज़ को जानते हैं, एंड डीफैमिलराइज होता है जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं।
और पीछे एक थ्योरी में जब मैंने ये टर्म आपको बताई थी, मैंने वहाँ पे यही कहा था कि जब कभी आपके सामने कोई भी रिटन वर्क आ रहा है लिटरेचर का, तो उसको खुद में कंप्लीट मानो, उसको उससे जुड़ी हुई सोशियो पॉलिटिकल या कल्चरल वे से या फलाना वे से मत जोड़ो। उससे आप उस वर्क के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। अगर आप वाकई उस वर्क को अच्छे से समझना चाहते हो और अच्छे से समझ के सामने वाले को समझाना चाहते हो कि इसमें क्या बात कही गई है, सो डू रिमेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ डीफैमिलराइजेशन, कि इसका किसी से फैमिलराइजेशन नहीं है, इसका किसी से संबंध नहीं है, ये खुद में कंप्लीट है और इसी पे मैंने फोकस करना है। सो डीफैमिलराइजेशन या डीऑटोमाइजेशन ये वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट टर्म, वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रशियन फॉर्मलिज्म के तहत दी गई है। इसे दोस्तों सबसे पहले कॉइन किया था विक्टर स्क्लोवस्की ने। देखो विक्टर स्क्लोवस्की सबसे दूसरा पर्सन मैंने पढ़ाया है आपको इससे जुड़ा हुआ। सो विक्टर स्क्लोवस्की ने ये सबसे पहले टर्म दी थी। उसका एक एस्से आया था 1917 में, जिसको हम कह सकते हैं आर्ट एज डिवाइस या आर्ट एज टेक्निक। ठीक है, क्या है एस्से का नेम? आर्ट एज डिवाइस या आर्ट एज टेक्निक। और किसका एस्से है ये? विक्टर स्क्लोवस्की का। विक्टर स्क्लोवस्की क्या है? ये एक रशियन फॉर्मलिस्ट है। और कब आया था इसका एस्से? 1917 में। और इसमें उसने कौन सी टर्म सबसे पहले कॉइन की है, कौन सी टर्म दी है सबसे पहले? डीफैमिलराइजेशन और डीऑटोमाइजेशन। ठीक है, और इसने बेसिकली क्या कहा था दोस्तों? सेड पोएटिक लैंग्वेज इज डिफरेंट देन द लैंग्वेज यूज डेली। तो इसने सिंपल सा कहा था जो हम डेली लैंग्वेज यूज़ करते हैं या जिसे हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज, उससे अलग होती है हमारी पोएटिक लैंग्वेज। पोएटिक लैंग्वेज है लिटरेचर में यूज़ होने वाली लैंग्वेज, और डेली लैंग्वेज है हमारी जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। तो बेटा ये तो आप मानोगे ही, हम जो डेली लेवल पे या ऑर्डिनरी लेवल पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, इतना कोई बंधन नहीं होता है। पर जब कभी हम लिटरेचर में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमको बहुत सोचना समझना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हम कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। सो डेली लैंग्वेज इज़ बेसिकली ऑर्डिनरी लैंग्वेज जिसमें हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड पोएटिक लैंग्वेज इज़ लिटरेरी लैंग्वेज जिसमें हमको सोच समझ के हर चीज़ लिखनी पड़ती है। तो यही बात उसने कही कि डेली यानी कि ऑर्डिनरी, पोएटिक यानी कि लिटरेरी से अलग है। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हियर। डीफैमिलराइजेशन कहिए या कहिए डीऑटोमाइजेशन, इसे रशियन फॉर्मलिस्ट विक्टर स्क्लोवस्की ने सबसे पहले अपने एस्से 1917 में जो आया था आर्ट एज डिवाइस या आर्ट एज टेक्निक में दिया था, जिसका मतलब होता है कि लिटरेरी यानी कि पोएटिक लैंग्वेज, डेली यानी कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज से अलग होती है। तो पता लग गया ना किसने दी टर्म, कब, कहाँ पे दी, कब दी और इसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा दोस्तों रशियन फॉर्मलिज्म से जुड़े हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे सामने फेबुला एंड सुजार। कौन है? फेबुला एंड सुजार। डीफैमिलराइजेशन दिया ना बेटा विक्टर स्क्लोवस्की ने, फेबुला एंड सुजार दिया तोमशवस्की ने। तोमशवस्की हमने ये किया था सेकंड नंबर पे, बोरिस तोमशवस्की। सो बोरिस तोमशवस्की ने हमें दिया फेबुला एंड सुजार। तो फेबुला रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोरी, और सुजार रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लॉट। ठीक है, सिंपल सा है बेटा। आपने कोई ड्रामा या कोई नॉवल लिखना है, सबसे पहले आप एक प्लॉट बनाते हो ना। प्लॉट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई घर बनाना है, घर में जो आप नक्शा बनाओगे सबसे पहले कि हाँ जी यहाँ किचन बनेगा, यहाँ ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे कॉमन रूम होगा। सबसे पहले आप एक प्लॉट बनाते हो कि ऐसे ऐसे होगा, है ना। फिर फाइनली आप उस पर बनाना शुरू कर देते हो, कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हो, दैट इज स्टोरी। ओके, सो प्लॉट इज बेसिकली द आउटलाइन विच यू थिंक बिफोर राइटिंग अ वर्क। जो आप आउटलाइन, जो आप चीज़ें सोचते हो कि अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है, वो होता है प्लॉट। उसे रशियन लैंग्वेज में कहते हैं सुजार। और वाकई उस प्लॉट पे जब आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, वाकई जो आपने सोचा था उस पर स्टोरी लाइन बनानी शुरू कर दी, वो होता है फेबुला। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपने नक्शा बनाया घर का, प्लॉट, वो है सुजार। और जब वाकई आपने घर बना दिया, डेट इज फेबुला यानी कि स्टोरी। ठीक है जी। और आपने कोई भी नॉवल लिखना है, कोई भी ड्रामा लिखना है, आपको कोई स्टोरी बनानी है, तो एकदम नहीं आप लिखना शुरू कर देते, सबसे पहले एक आइडिया सा बनाते हो। वो जो आइडिया सा है, एक नक्शा सा है, प्लॉट, उसको रशिया में कहते हैं सुजार। और वाकई जब आपने उसको बना दिया उसको कहते हैं फेबुला। ठीक है, सो दोस्तों कैसा लगा आपको? इसके साथ हमारा रशियन फॉर्मलिज्म जो है कंप्लीट होता है।
अगर आपको अच्छा लगा है सेशन दोस्तों, तो सेशन को ज़रूर थम्स अप करें, लाइक दें और शेयर करें ये वीडियो उन सबके साथ जिनके साथ आपको लगता है काम आ सकती है। और आपको पता है कितनी मेहनत से ये कंटेंट बना है। यू कैन सी द कलरफुल कंटेंट एंड पढ़ाने का तरीका, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, याद हो जाए। तो अगर आप कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई का लिंक दिया गया है, उसे जल्दी से डाउनलोड कर लें। वहाँ पे जो पूरा कोर्स है इंग्लिश NTA पेपर 2 का, वो मात्र 2499 पे अवेलेबल है मात्र। और इसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल की है। तो आप सोच लो, आप पर मंथ ओनली 200 पे कर रहे हो एक कोर्स के लिए, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कमी नहीं रखी गई है। इसमें हर यूनिट को कवर किया जाएगा, आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको पूरे MCQ मिलेंगे, मॉक टेस्ट, PYQ, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के लिंक में दिया गया है। आप में से कोई भी सीरियस कैंडिडेट है, वाकई किसकी कोई क्वारी है, वो ज़रूर संपर्क करें, हमारी टीम ज़रूर आपको गाइड करेगी। पर मेरी रिक्वेस्ट है, जो सिंसियर सीरियस कैंडिडेट हैं प्रेपरेशन को लेकर, वही संपर्क करें बेटा, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, समय हमारा भी कीमती है। और साथ में बहुत प्यारा परिवार है हमारा टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे, वहाँ सब पे भी हमको ज़रूर आप फॉलो करें। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलेंगे एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ आपके अपने पॉकेट पढ़ाई चैनल पे, जहाँ पे हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। आइए घर घर पढ़ाई पहुँचाएँ, आइए घर घर सबका सपना पूरा कराएँ। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।